हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग यूपी जूनियर असिस्टेंट टीचर में सेट नंबर 9 करेंगे घटना चक्र का, जो कि कंपलसरी पेपर चल रहा है, पेपर 1। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। वल्चर्स होते हैं, इनकी बहुत कमी हो गई है। इसकी मेन वजह क्या है? इसकी वजह है इनका जानवरों के को दर्द निवारक देना। ठीक है, राइट आंसर ये है। अब ये कैसे है, इसकी वजह ये हम बताते हैं। देखिए, एक पेन किलर होती है जिसका नाम होता है डिक्लोफेनेक। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा चीप होती है और ये ज़्यादातर यूज़ की जाती है। वैसे तो ये बैन है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं। ये पेन को क्या करती है? ख़त्म करती है। तो जैसे एनिमल्स होते हैं जो एवरी टाइम पे या ऐसे भी कुछ भी उनको प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? ये दिया जाता है इंजेक्शन। इसका जब इंजेक्शन दिया जाता है किसी भी एनिमल को, तो क्या होता है कि फिर ये जो वल्चर्स होते हैं, इनकी हैबिट क्या होती है कि जो डेड बॉडीज़ होती हैं उन्हें खाना। ठीक है, ये उनको खाते हैं। तो जैसे एनिमल कोई मरा हुआ है तो ये क्या करेंगे? फिर ये उसको खाएंगे। और मान ली उसे ये इंजेक्शन लगा हुआ है, ठीक है, लगा था, तो ये क्या होता है कि मरने के बाद, एनिमल के मरने के बाद ये जो होती है दवा, ये जल्दी से हटती नहीं है। जल्दी ये हटती नहीं है उसकी बॉडी से, उसका असर रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब ये वल्चर्स इन्हें खाते हैं, एनिमल बॉडी को खाते हैं, तो ये जो पेन किलर होती है इसका कुछ अमाउंट जो है इनके अंदर भी पहुंच जाता है। और ये इसलिए इनके इतना ज़्यादा नुकसान करती है क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट ही में किडनी फेल्योर कर देता है। जो गिद्ध होते हैं, वल्चर्स जो होते हैं, उनकी किडनी को फेल कर देता है इसका बहुत ही कम अमाउंट डिक्लोफेनेक का। तो इस वजह से क्या होता है कि गिद्ध बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से कम होते जा रहे हैं। और अगर हम IUCN की बात करें, जो कि निकालती है लिस्ट निकालती है, डेंजर्ड जोन में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड जोन में है, तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड जोन में है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है। अब ये क्या है कि देखिए, इंडिया में जो है, इंडिया में इस पर एक प्लान भी चल रहा है जिसे नेशनल एक्शन प्लान। इसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे कंजर्वेशन वल्चर्स के लिए बना रहे हैं। इसमें कितने टाइप के हैं? 9 टाइप्स के हैं, मेनली 9 टाइप्स के हैं। और इसमें कई सारे कंजर्वेशन हैं, नेचुरल हैं, और मतलब इन सीतू और एक्स सीतू दोनों टाइप के हैं। अब ये एक्स सीतू और इन सीतू क्या होता है? देखिए, एक्स सीतू वो होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं? आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट देते हैं कंजर्वेशन के लिए। और इन सीतू में क्या करते हैं? जो नेचुरली एकदम इन्वायरमेंट देते हैं। जैसे जो भी एनिमल्स होते हैं या जो भी पक्षी वगैरह हैं, उनको एकदम ही नेचुरल इन्वायरमेंट अगर हम देंगे तो वो इन सीतू। तो इनको जो है दोनों इन्वायरमेंट देंगे यहाँ पर। और इसके लिए एक प्लान चल रहा है। कब से स्टार्ट हुआ है? 20 से लेकर, मतलब 2020 से लेकर 25 तक। ये 5 ईयर का प्लान है इनके लिए, इनके कंजर्वेशन के लिए। और इसमें 9 टाइप्स की स्पीशीज़ हैं वल्चर्स की। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस है हरियाणा का। ठीक है, इंडिया में हरियाणा का है पिंजौर। यहाँ हरियाणा में पिंजौर में इनका है कंजर्वेशन, तो यहाँ पर बनाया जाएगा। और इसके साथ ही रेस्क्यू सेंटर भी इनके काफ़ी बनाए जाएंगे। इनके ट्रीटमेंट के लिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, जैसे मान ली कहीं पे गिरा हुआ मिलता है किसी को, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर रेस्क्यू सेंटर में जाकर हम वहाँ पर इनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो सेकेंड पे आते हैं, सिगरेट के धुएँ में मेन पॉल्यूटेंट हैं। देखिए, ये सिगरेट जो होती है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, इसका जो धुआं होता है। तो इसमें जो मेन पॉल्यूटेंट है, जो नुकसान करते हैं, वो कौन से हैं? तो का राइट आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। कॉम्प्लेक्स ये केमिकल होता है, तो इस पर काफ़ी सारे होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, और नाइट्रोजन ऑक्साइड या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड जिसे हम कहते हैं। तो ये हो जाते हैं। और कुछ होते हैं, ये तो होते ही होते हैं, और कुछ होते हैं जो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, अनस्टेबल, ये स्टेबल वाले हो गए, और कुछ होते हैं अनस्टेबल। उनमें कौन कौन से आते हैं? उसमें आता है फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO, हम यहाँ पे फार्मूला सीधे लिख रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड आता है और बेंजीन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कौन से ऑप्शन मिल रहे हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। ये दोनों जो हैं इसके मेन पॉल्यूटेंट है। अब देखिए, यहाँ पे निकोटीन देकर लोग इसको टिक करेंगे, लेकिन निकोटीन होता है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होता है। ये मेन पॉल्यूटेंट में नहीं आएगा सिगरेट की धुएँ की। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? देखिए, आर्सेनिक जो होता है
ये बहुत ही ज़्यादा वाटर पॉल्यूशन में बहुत दान है, ठीक है। तो ये किस साइड इसका होता है, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरियाज़ है। अब देखिए इंडस्ट्रियल एरिया झारखंड छत्तीसगढ़ वाला है, ये हम लोग को मोटा मोटा इतना सा समझ में आता है। अगर हम मैप की बात करें तो ये जो गैंगटिक प्लेन है यहाँ पर, ये वाला पोर्शन और इधर बांग्लादेश वाला पोर्शन जो है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका अमाउंट देखने को मिला है। देखिए टोटल 7 स्टेट हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ है। यहाँ पर असम है, इधर नॉर्थ ईस्ट वाले साइड में असम है और मणिपुर है, ठीक है, मणिपुर है। और इधर क्या है, यूपी, यूपी से मिला हुआ बिहार, बिहार के नीचे झारखंड, ठीक है, झारखंड। उसके बाद इधर वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, और इधर यहाँ पर छत्तीसगढ़। 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 स्टेट है, यहाँ पर आर्सेनिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, वाटर पॉल्यूशन जो करता है। तो यहाँ पर असम हो गया, इधर मणिपुर, इधर यूपी, बिहार, झारखंड, इधर आएंगे वेस्ट बंगाल, इधर यहाँ पर छत्तीसगढ़। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए हमें वेस्ट बंगाल मिल रहा है, इसका मतलब यही इसका राइट आंसर हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती हैं। तो देखिए एक गिलास पानी पीने से हमें कितनी 0 कैलोरी मिलती है। नेक्स्ट है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका रीज़न है। अब ये कैसे है, देखिए ये किस पे डिपेंड करता है, ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं। देखिए अगर हम प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और एक सरफेस इसकी पॉलिश्ड होती है, ठीक है, पॉलिश्ड होती है। तो अगर हम यहाँ से मान लीजिए वाइट, ये क्या होती है, सन रेज जो होती है जैसे वाइट लाइट, तो ये वाइट लाइट जब जाती है तो ये जब इससे पॉलिश वाली इससे होकर गुजरती है तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है। रिफ्रैक्शन हमने बताया था लास्ट वाले पेपर में कि रिफ्रैक्शन जब पास हो जाता है कुछ पार्ट रेजस, तो वो क्या कहलाता है, प्रोसेस रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो अब इसमें क्या होता है, विबग्योर सुना होगा, विबग्योर के अकॉर्डिंग ये पास होता है, ओके। ये हो गया रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट। तो ये वेवलेंथ की बात करें तो विबग्योर की सबसे कम होती है, अप्रॉक्स 3900 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। और रेड की सबसे ज़्यादा होती है, अप्रॉक्स 7800 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। तो हमें ये पता है मोटा मोटा इसमें कि रेड की मैक्सिमम होती है और वॉयलेट की मिनिमम होती है, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, इससे इसका क्या मतलब है, कैसा रिलेशन है। देखिए सूरज वाइट लाइट है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारे एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उसमें कई सारी चीज़ें होती हैं, गैसेस होती हैं बहुत सारी, और डस्ट पार्टिकल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वाटर वेपर्स होती है, ठीक है, वाटर वेपर्स होती हैं। तो कि वाइट लाइट इनसे टकराती है तो ये क्या होता है, कुछ इस टाइप की फिनोमेना हो जाती है। तो ये क्या हो जाता है, स्कैटरिंग हो जाती है बहुत सारी कलर्स में। अब ये इसमें से कौन सा कलर जो है पहले आएगा, कौन सा कलर बाद में आएगा, ये डिपेंड करेगा इनकी वेवलेंथ पे। जितना ये ट्रैवल, जितनी ये लंबी चली, ठीक है, जितनी ये लंबी चली उतना ज़्यादा। तो देखिए अब बहुत ही सबसे पहले कौन सा होगा, ये वॉयलेट कलर जो होगा ये स्कैटर्ड होगा, ठीक है, ये फैलेगा पूरे में, और फिर इंडिगो, फिर ब्लू फैलेगा, फिर ग्रीन, फिर और आगे चलेंगे, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। इसीलिए देखिए शाम के टाइम जब सूरज डूबता है तब उस टाइम क्या होता है, बाकी सारी तो स्कैटरिंग सबकी हो जाती है, रेड बच जाता है, तभी हमें सूरज के पास क्या दिखाई देती है, लाली दिखाई देती है, क्योंकि तब यही कलर बच जाता है। और ये क्योंकि ये इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसकी है, इसकी है, वॉयलेट की, इसलिए मैं आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। अब यहाँ पर ब्लू जो होता है ये वॉयलेट नहीं, लेकिन इसके पास ही, मतलब रेड के कंपैरिजन में कम है, काफ़ी ज़्यादा कम है। तो इसका जब स्कैटरिंग हो जाती है तो हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो ये फिनोमेना हो गई स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। नेक्स्ट है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। देखिए दर्पण की बात की है, सबसे पहले तो इस पे फोकस किया कीजिए कि यहाँ पे लेंस पूछा है या दर्पण पूछा है, मिरर, ठीक है। तो अब ये है जो डेंटिस्ट होते हैं जब पे कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, कॉनकेव मिरर होता है, इसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब देखिए इसका यूज़ जो होता है डेंटिस्ट
के पास होता है वहाँ पर यूज़ होता है। साथ ही जो हेडलाइट्स होती हैं कार में, हेडलाइट्स वहाँ पे यूज़ किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इसका जो होता है कॉन्वेक्स का, इसका यूज़ होता है कार में जो मिरर आगे लगे होते हैं, जिससे पीछे का हम पूरा देख सकते हैं, ट्रैफिक वहाँ पर लगा होता है। तो ये सब यूज़ेस हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा, देखिए इसका शेप की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स तो ऐसा होगा क्योंकि ये मिरर है, और कॉनकेव कैसा होगा, ऐसा होगा। कॉनकेव मिरर होता है, इसमें कैसी इमेज बनती, इसमें इमेज बनती है ज़्यादातर रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। सिर्फ इन्फिनिटी वाले केसेस में कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है और इरेक्ट बनती है, वर्जेक्ट से बड़ी बनती है, बिग साइज़ की बनती है, और ये ऑब्जेक्ट से छोटी बनती है, स्मॉल साइज़ की बनती है। इन्वर्टेड मीन्स होता है उल्टी, ठीक है, इस तरह से बनती है अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस तरह है। क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नाम का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। देखिए इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। नाम जो है यानी कि नॉन अलाइंड मूवमेंट, ये स्टार्ट क्यों हुआ और कब हुआ। देखिए इससे क्या हुआ था कि जब हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई थी यानी कि 1945 में, उसके बाद स्टार्ट हो जाती है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाती है किसके बीच में, अमेरिका और रशिया के बीच में। ओके, अमेरिका चाहता है उसकी ही हुकूमत रहे, रशिया चाहता है उसकी हुकूमत रहे, लेकिन इंडिया चाहता है कि किसी की हुकूमत ना रहे, सब साथ में एक साथ सही से काम करें, अपने अपनी जगह अपने अपने स्टाइल से। तो क्या होता है कि इंडिया जो होती है, अब इंडिया अकेले तो नहीं खड़ा हो सकता है कि भाई हम किसी के साथ भी नहीं है, ना आपके साथ ना आपके साथ, तो ये कई सारी कंट्री को साथ में ले लेता है। जैसे इंडिया अपने साथ किसे लेता है, सबसे पहले हम इधर नीचे चलेंगे यानी कि इंडोनेशिया का लेता है, और उधर हमारे वेस्ट साइड कौन सी कंट्रीज़ पड़ती हैं, एक यूगोस्लाविया, ठीक है, यूगोस्लाविया जो है वहाँ पर उसको लेता है, यमन को लेता है। तो ये 4 कंट्रीज़ को लेकर वो ये पूरा एक मूवमेंट चलाता है गुट निरपेक्ष। जैसे नाम से ही पता चला है ना कि हम ना ही आपके साथ हैं ना ही आपके साथ हैं, ठीक है, हम अलग हैं, फ्री हैं। तो इसकी फर्स्ट जो हुई थी समिट, ये हुई थी 1961 में। 1961 में सर्बिया में। देखिए यूगोस्लाविया जो है काफ़ी बड़ा है, इसमें एक पार्ट आता है सर्बिया, और सर्बिया की कैपिटल क्या है, बेलग्रेड। तो यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो गया, बेलग्रेड में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंडोनेशिया के जकार्ता में इसका हेडक्वार्टर है। ये किस टाइम पे हुई थी, ये इस टाइम कौन थे, हमारे यहाँ जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें काफ़ी सारी स्टोरी है, अच्छी है, थोड़ी इंटरेस्टिंग है। श्रीलंका को लेकर भी, चाइना जापान सबको लेकर थोड़ा अच्छा सा है। अमेरिका ने काफ़ी ज़्यादा जो है इधर रशिया को हराने के लिए चाहा ये सब करें, लेकिन इंडिया ने बिल्कुल भी हाथ नहीं रखने दिया। चलिए वो अलग चीज़ है, कभी उसको गूगल पे देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भीतरकनिका विश्व धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में। देखिए भीतरकनिका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अभी। क्यों, क्योंकि अभी जो साइक्लोन आया था यास, ठीक है, अभी जो साइक्लोन आया था यास, ये इसकी वजह से भीतरकनिका ये जो है ये थोड़ा इफ़ेक्ट इस पे पड़ा है, काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। और ये कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है। और इसको है हेरिटेज साइट, वहाँ से भी इसको दर्जा मिला है, और रामसर साइट में भी इसको ऐड किया गया है। और इसमें क्या, यहाँ पर क्या फेमस है भीतरकनिका में, यहाँ पर मगरमच्छ, क्रोकोडाइल बहुत फेमस है। इसके अलावा यहाँ की खासियत क्या है, क्योंकि देखिए उड़ीसा जो है वो कोस्टल एरिया है, और वहाँ पर क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर साइक्लोन्स रहते हैं, तो सब हम सब जानते हैं। तो वहाँ पर इसलिए वहाँ पर मतलब नेचुरली वहाँ पे कौन से टाइप के पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, मैंग्रोव्स हैं, बहुत ज़्यादा मैंग्रोव्स हैं। और इनके लिए बहुत, एक दो चीज़ों के लिए बहुत फेमस है, क्रोकोडाइल और मैंग्रोव फॉरेस्ट, इनके लिए बहुत फेमस है। और ये क्या करते हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि साइक्लोन जो आता है वो काफ़ी कम असर पड़ पाता है हमारी स्टेट पे। हमारे नंबर पे मैंग्रोव्स में कौन सा है, वेस्ट बंगाल स्टेट है, और सेकंड नंबर पे उड़ीसा है, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें हमें इससे पता चल गई हैं। नेक्स्ट है पर्यावरणीय प्रभावों पर हानि कम करने हेतु विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों हेतु
इको मार्क योजना कब प्रारंभ की? देखिए ये रिपीट क्वेश्चन है। इससे हमने बताया था कि देखिए जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट को हमारे हार्म नहीं करते हैं या कम हार्म करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को कौन सा टैग मिल जाता है? इको मार्क टैग मिल जाता है। और इसकी स्टार्टिंग कब की गई थी? 1991 में की गई थी। इनसे क्या होता है? इनका यूज़ करने से इन्वायरमेंट पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी कि कितने हाई कोर्ट हैं? तो अभी करंटली 25 हाई कोर्ट हैं और 25 नंबर पे हमारा अमरावती बना था। जो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो हाई कोर्ट जो होता है आर्टिकल में आता है 214। माउस अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सॉरी। 214 आर्टिकल में काम करता है, सॉरी आता है हाई कोर्ट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि 25 यहाँ पे टोटल हैं हाई कोर्ट। और जैसे एक हाई कोर्ट है तो वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है। ये भी चीज़ है, ये ज़रूरी नहीं कि एक स्टेट हो तो एक उसका हाई कोर्ट हो। एक हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट को भी देख सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? अर्धचालक को इंग्लिश में कहते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर्स। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें मेन सबसे पहले जब भी सेमी कंडक्टर्स का नाम आता है हमारे दिमाग में क्या आता है? 2 चीज़ें आती हैं, एक सिलिकॉन आता है, एक जर्मेनियम आता है। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं या देते हैं, वो इनके डिपेंड करता है कि इनके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो लेते हैं या देते हैं। और जर्मेनियम जो है इनमें से एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, तो वही पूछा गया है। ऐसे कई सारे हैं लेकिन मेनली जो यूज़ किए जाते हैं वो सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ किए जाते हैं। और ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स या तो लेते हैं, देते हैं, और साथ में किस तरह का बॉन्ड बनाते हैं? ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट जो होते हैं उनमें यूज़ किए जाते हैं। है कांसा मिश्रित धातु एलॉय है। देखिए कांसा यानी कि इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉन्ज। देखिए इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ब्रॉन्ज के कंपोजिशन क्या होता है, ब्रास दूसरा आता है, ब्रास का कंपोजिशन क्या होता है, और एक और इससे रिलेटेड आता है गन मेटल। ठीक है, तो हम यहाँ पर शॉर्ट में बताते हैं। देखिए ब्रॉन्ज जो होता है वो कॉपर के एलॉय हैं, ये तीनों क्या है? कॉपर के एलॉय, यानी कि कॉपर तो होगा ही होगा, प्लस साथ में कुछ दूसरा जो है मेटल वो ऐड है। तो इसके साथ कौन सा ऐड है? इसके साथ टिन ऐड है। टिन क्या होता है? एसेंस से हम डिनोट करते हैं टिन। और ब्रास, ब्रास में क्या होता है? कॉपर के साथ जिंक होता है। ठीक है, कॉपर के साथ जिंक होता है, यानी कि हिंदी में हम जस्ता कहते हैं, इसको टिन ही कहते हैं। और गन मेटल कैसे होती है? जब हम कॉपर के साथ इन दोनों को तो मिलाते ही हैं, टिन और जिंक को मिलाते हैं, साथ में क्या मिला देते हैं? लेड, साथ में लेड भी मिला देते हैं, तो हमारा बन जाता है गन मेटल। ये भी क्या है? कॉपर का एलॉय है। अब देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? तांबा और टिन, यानी कि कॉपर और टिन। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है, यानी कि वाटर से फैलने वाला रोग है, डिजीज़ है, तो इनमें से कौन सी है? ऐसा है। ठीक है, जो होता है वो वाटर से फैलने वाली डिजीज़ है। कैसे? देखिए यहाँ पे वाटर बोलते हैं लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये गंदा जो होता है, डर्टी फूड प्लस वाटर दोनों से ये फैल सकता है। और ये किसको इफ़ेक्ट करता है? हमारे ऑर्गन इंटेस्टाइन को। ठीक है, ऑब्वियसली इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है। और इसका जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम होता है विब्रियो कॉलेरी, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉलरा कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो देखिए दोनों सदनों की जो जॉइंट सिटिंग होती है, पार्लियामेंट में जो जॉइंट सिटिंग होती है 108 यानी कि 108 आर्टिकल के अंदर ये चीज़ आती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर करता है। इसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों बुलाता है। बुलाता कौन है? बुलाता है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट बुलाता है। चलाएगा कौन? लोकसभा स्पीकर करेगा। इसको हम पहले बहुत अच्छे से डिटेल कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा यहाँ पर, क्योंकि 50 क्वेश्चंस हैं तो रिपीटेड क्वेश्चन हम फिर से एक्सप्लेन नहीं करेंगे पूरे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, स्टार्टिंग तो यहाँ से हो जाती है शंकर प्रसाद का वाद। ठीक है, स्टार्टिंग यहाँ से होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं गोलकनाथ केस जो आता है, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि संसद जो फंडामेंटल राइट्स हैं,
जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3, पार्लियामेंट जो है उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता है, ठीक है, पार्लियामेंट उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन थर्ड नंबर पे आता है फिर केशवानंद भारती केस। इसको देखिए बहुत अच्छा है, लंबा है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन हम शॉर्ट में यहाँ पे बताएंगे। केशवानंद भारती केस, इसमें क्या होता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कंक्लूजन बाद में निकालता है कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट्स, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन कौन किसकी जिम्मेदारी, सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। फंडा वहाँ पर जा सकते हैं, जस्टिसेबल है, लेकिन इसमें अमेंडमेंट हम कर सकते हैं, यानी कि हम नहीं, पार्लियामेंट कर सकती है। लेकिन अगर इसके बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई भी इफ़ेक्ट पड़ा तो ये पास नहीं होगा ऐसा कानून, ठीक है। तो इसके बेसिक स्ट्रक्चर को नुकसान नहीं होना चाहिए, बस ये इनकी शर्त है। किसकी शर्त है, सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस केस में कि फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट कर सकते हैं, जो कि आर्टिकल 368 पावर देता है, ठीक है, पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन इसके बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इसका बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि जैसे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है ना, इसी में कोई अमेंडमेंट कर दे कि डेमोक्रेटिक राइट ये हट जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है, तो उससे कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको कोई भी अमेंडमेंट करना है फंडामेंटल राइट्स में तो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि केशवानंद भारती केस यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, और राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायत राज संस्था से संबंधित नहीं है। देखिए जो पंचायती राज होता है, आर्टिकल 243 पंचायती राज सिस्टम से बहुत ज़्यादा टीचिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पर हम लास्ट में एक सेपरेट वीडियो कवर करेंगे, जिसमें सारे पॉइंट्स होंगे, जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं उसको बताएंगे हम। लेकिन अभी जो है फ़िलहाल यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए इसमें कई सारी कमेटीज़ थी, जिसमें अशोक मेहता समिति थी, बलवंत राय थी, और ये सिंघवी समिति भी थी। ये नहीं थी, VN राव समिति नहीं थी। तो ये तीनों समितियाँ थीं, जिनमें सबसे पहले आई थी बलवंत राय मेहता, यानी कि 1957 में। देखिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। फिर आती है अशोक मेहता, यानी कि 1977 में, और फिर यह आती है सिंघवी, यानी कि 1986 में, ठीक है। तो ये कुछ ईयर हैं, यानी कि इस तरह से आती है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये सब पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीकन एजुकेशनल सोसाइटी के संस्थापना से कौन संबंधित था। देखिए डीकन एजुकेशनल सोसाइटी ये जो बनाई गई थी, किसने बनाई थी, इसके मेन थे बीजी तिलक। इनके साथ भी कई और थे, जिनका नाम है चिपलुंकर। नाम थोड़ा सा टफ है, चिपलुंकर। दूसरा नाम जोशी, ठीक है, नाम जोशी, और साथ में कौन थे, तिलक थे। तो इन्होंने मिलके बनाई थी। ये कहाँ पर बनी थी, ये पुणे में बनी थी। देखिए डीकन एजुकेशनल सोसाइटी ये जो स्टार्ट किया जाता है, एक स्कूल जिसका नाम था न्यू इंग्लिश स्कूल, ठीक है, न्यू इंग्लिश स्कूल ये स्टार्ट किया गया था 1880 में। और इसका मेन मकसद ये था कि एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा बदलना, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम में जैसे जो लोग पढ़ाई करते हैं, वहाँ पर नेशनलिज्म उस टाइम इतना ज़्यादा नहीं था, तो वहाँ पर उनके अंदर नेशनलिज्म वाली फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। इंडिया को लेकर इंडियन होने की जो फीलिंग्स होती हैं, जैसे अभी हम हैं, कोई पूछेगा तो हम प्राउडली कहेंगे हाँ हम इंडियन है। ये जो फीलिंग होती है, ये फीलिंग एक एक इंसान के अंदर बिठाना, ठीक है। तो कुछ ऐसे एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए कि हर इंसान के अंदर नेशनलिस्ट वाली फीलिंग आए। तो ये जो थी, ये बीजे तिलक की ये सोच थी, और इसलिए इन्होंने वहाँ पर एक शुरुआत की थी एक छोटे से स्कूल की, न्यू इंग्लिश स्कूल, जिसका नाम था, पुणे में की गई थी। और इसके बाद इसको ऑफिशियली दर्जा मिला है, इस सोसाइटी को, डीकन एजुकेशनल सोसाइटी को ऑफिशियली जो दर्जा मिला है वो 1884 में मिला है, ठीक है। तो ये इतना हमें पता होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी। देखिए आज़ाद हिंद फौज जो कि किससे रिलेटेड है, सुभाष चंद्र बोस से, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस से। और इन्होंने क्या किया था कि जब वर्ल्ड वॉर चली थी, तो वहाँ पर ये किस साइड में चले गए थे, ये इन्होंने हाथ मिला लिया था जापान जर्मनी वाली साइड से, ठीक है, जापान जर्मनी वाली साइड से। और इनकी यहाँ पर इनकी सेना को लेकर ये आते हैं इंडिया में,
ठीक है। ये हम इधर नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट बना रहे हैं, ठीक है, तो उसे समझ लीजिएगा। ये आते हैं इधर कोहिमा से, कोहिमा इम्फाल वाली साइड से ये एंटर करते हैं इंडिया में ये सेना के साथ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इनका मेन क्या होता है मकसद, और दूसरी साइड इधर तो ये जापान और जर्मनी से मिल गए, दूसरी साइड कौन होता है, ये दोनों लड़ रहे होते हैं, ये लोग लड़ रहे होते हैं ब्रिटेन के ख़िलाफ़, ठीक है, ब्रिटेन के ख़िलाफ़। अब ब्रिटेन हमारे यहाँ पूरा रूल कर रही है, तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे आके ब्रिटेन वालों को इनको हटाएंगे तो इनकी यहाँ से ये लोग चल देंगे, फिर हट जाएंगे इंडिया से। तो ये सुभाष चंद्र बोस का मकसद होता है ये करने का। तो ये यहाँ से जब कोहिमा इम्फाल की तरफ से ये एंटर करते हैं इंडिया में, तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो इनकी तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पर जो ब्रिटिश रूलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनको जेल में डाल देते हैं। तो जब जेल में डाल देते हैं तो इनके ऊपर ट्रायल्स चलते हैं, ठीक है, ट्रायल्स चलते हैं यानी कि केस मुकदमा चलता है। तो इस मुकदमे में जो इनकी तरफ से यानी कि आज़ाद हिंद फौज में जो अधिकारी होते हैं, जो ये जेल में डाले गए होते हैं, इनकी तरफ से जो लड़ रहे होते हैं उनमें होते हैं टीबी सब्रू। इनका पूरा नाम है तेज बहादुर सब्रू, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू ये इनका नाम है, तो इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार परिषद को त्यागपत्र दे दिया था। देखिए ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लगा होगा, क्योंकि ये जनरली नहीं इतना पूछा जाता है, मतलब ऐसे जो जनरली एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम्स होते हैं तो मेनली पूछा जाता है किसने ऑर्डर दिया गोली चलाने को, तो ओ डायर थे, उन्होंने दिया, ठीक है, ये सब चीज़ें पूछी जाती है। या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कौन सी उपाधि, कौन सी टाइटल वापस दे दिया, तो उन्होंने नाइटहुड का टाइटल वापस दे दिया। देखिए जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था, ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, अमृतसर में। कहाँ पर, जलियांवाला बाग में हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, ये लोग पीसफुली एकदम यहाँ पर क्या कर रहे थे, धरना दे रहे थे, लेकिन वोडायर को चलाने का आदेश दे दिया था, तो उसने क्या कर दिया था, गोली चला दी थी। वोडायर ने यहाँ पर सबको भून दिया था, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग शहीद हो गए थे, मर गए थे। तो इसके बाद क्या हुआ था कि यहाँ पर वॉइस रहे थे, इंडियन वॉइस रहे थे सर शंकरन नायर, इन्होंने क्या कर दिया था, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था, ठीक है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल से। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में ये थे और इन्होंने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पर पासेस हैं, देखते हैं कि करके। तो देखिए केरल का पालघाट ये बिल्कुल सही है। रोहतांग, देखिए एक इसी तरह से भोर घाट होता है जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करता है। पालघाट केरल का है। रोहतांग है, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश का, ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ एक और होता है जो कि फेमस है, पूछा जाता है, बड़ा लाचा, ठीक है, बड़ा लाचा, ये भी हिमाचल प्रदेश का है। और अब हम उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो लीपू लेक है, ये बिल्कुल सही है। लीपू लेक के साथ और भी हैं, एक नीति है, नीति पास, एक माना पास है, माना, नीति, लिपू लेक, ये सब हैं। और अब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ का बहुत फेमस है बोमडिला पास, ठीक है। और यहाँ पर नाथुला जो है ये सिक्किम का है, ना कि अरुणाचल प्रदेश का, इसलिए ये कौन सा है, ये सुमेलित नहीं है, यानी कि ये राइट आंसर हो गया नाथुला। और सिक्किम में एक और होता है जलपला, सिक्किम के दो पूछे जाते हैं, नाथुला, जलपला। अरुणाचल प्रदेश का बोमडिला काफ़ी पूछा जाता है, उत्तराखंड का लिपू लेक, माना पास, नीति पास, और हिमाचल प्रदेश का रोहतांग, बड़ा लाचा, और केरल का पालघाट भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है, किसका ओरिजिन पॉइंट इंडिया में नहीं है। तो इसमें देखिए रावी, व्यास यानी कि 20, और चुनाव ये सबका है, सतलज का नहीं है। सतलज कहाँ पर है, सतलज का है तिब्बत में, जो चाइना को लगता है, ठीक है, तिब्बत में है, वहाँ पर राक्षस ताल, ठीक है, राक्षस ताल है, वहाँ से ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। और ये किसके पास है, कैलाश माउंटेन के पास है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण और वासुदेव दोनों अंकित हैं। देखिए ये सिक्के कौन से थे, ये थे सिल्वर कॉइन थे, ये सिल्वर कॉइन थे। और जो इंडो ग्रीक रूलर था, एक बहुत ही फेमस इंडो ग्रीक रूलर था मिनांडर, जिसका नाम था मिनांडर। तो इसकी मौत के बाद, इसकी डेथ के बाद क्या होता है कि इसका बेटा, तो स्ट्रैटो होता है, इसका बेटा स्ट्रैटो होता है, सन, बहुत छोटा होता है वो। तो इसकी बीवी होती है, इसकी वाइफ होती है, जिसका नाम होता है थॉकलीस, ठीक है।
एगेथोक्लिस, ये इसकी बीवी का नाम होती है। तो ये पूरा उसका आगे रूल करती है। तो ये जो सिक्के चलाती है, इस चांदी के सिक्के, इनके ऊपर कौन होते हैं? वासुदेव होते हैं और राम। ये संकर्षण जो है ये बलराम है, ठीक है। तो बलराम और वासुदेव, इन दोनों की जो फोटो है वो उस पे बनी हुई है सिल्वर कॉइन्स पे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये टेबल दी गई है, हड़प्पा, शवाधान, लोथल, गोदी, कालीबंगा, नर्तकी, मोहनजोदारो, जुता हुआ खेत। देखिए कालीबंगा में मिलता है जुता हुआ खेत। ये जो डांसर गर्ल जो होती है, डांसिंग गर्ल, ये मिलती है इसकी मूर्ति मोहनजोदारो में। लोथल, ये गोदी बड़ा इम्पोर्टेंट, ये इसके लिए फेमस है। यहाँ पर क्या मिलता है? गोदी मतलब क्या होता है? डॉक, ठीक है, मतलब कि घाट, और वहाँ पर हमें बंदरगाह मिलता है, हमें पता है। लोथल इसके लिए फेमस है। हड़प्पा जो है ये शवाधान इसके लिए फेमस है। तो इसका कौन सा हो गया? 1 2 4 3, ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट है, दीवाने अमीर कोही विभाग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ये था फार्मिंग के लिए, ठीक है, ये फार्मिंग एग्रीकल्चर के लिए था दीवाने अमीर कोही। इसने तुगलक डायनेस्टी का रूलर था मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने ये वाला डिपार्टमेंट बनाया था। तुगलक डायनेस्टी कब से चलती है? 1320 से चलती है, 1320 से 1413 तक, ठीक है। तो ये तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है पूरा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। इसमें है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो देखिए इनमें से कौन सा था जिसने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? वो थे अमीर खुसरो, ठीक है। इनकी जो जितनी भी रचनाएं थी, इनकी जितनी भी थी, उनमें कविताएं थी, उसमें ख़ास जो बात थी वो यही थी कि भारतीय पर्यावरण को उन्होंने अच्छे से चित्रित किया था उसमें। तो देखिए इनके बारे में थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि एक क्वेश्चन ये आता है कि इतने राजाओं के टाइप पे, मतलब ऐसे कौन से कवि हैं जो सेवन किंग का टाइम जिन्होंने देखा है, ठीक है, किसमें? दिल्ली डायनेस्टी में, दिल्ली डायनेस्टी में। तो वो कौन है? तो वो कौन है? अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। एक तो ये क्वेश्चन आता है। दूसरा ये कि कौन थे ये जो एक बहुत ही पॉपुलर थे, निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया सबने नाम सुना होगा, जिनकी दिल्ली में है दरगाह निज़ामुद्दीन की। तो उनके जो हैं ये क्या थे? प्यूपल थे, अमीर खुसरो उनके शिष्य थे। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये आता है कि इन्होंने जो है एक नई शैली, काव्य शैली इन्होंने लाई थी, उसका नाम क्या था? सबक़ हिंद, सबक़ हिंद, ठीक है, सबक़ हिंद, ये ठीक है। तो ये कौन लाया था? ये भी अमीर खुसरो लाए थे। ये एक शैली थी, काव्य शैली, ठीक है। और इनको जो है किन नामों से जाना जाता है? इनको तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है, तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। दूसरा, या फिर कहते हैं हिंदुस्तान का तोता, हिंदुस्तान का तोता किन्हें कहा जाता है? अमीर खुसरो को। या फिर इन्होंने ये खुद ही अपनी उपाधि ली थी, टाइटल लिया था तोताए हिंद वाला। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष में? देखिए जो नोबेल प्राइज़ स्टार्ट हुए हैं स्वीडन से मिलते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन ये कि ये कहाँ से बांटे जाते हैं? तो स्वीडन से बांटे जाते हैं। किस किस फील्ड में बांटे जाते हैं? तो स्वीडन से देखिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन के हैं, फिजियोलॉजी के हैं, एक बात है, और एक और है फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन और लिटरेचर, यहाँ का स्वीडन से बांटा जाता है। और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वहाँ से दिया जाता है पीस का, ठीक है, वहाँ से दिया जाता है पीस का। तो ये इतनी फील्ड हैं जिसमें दिया जाता है। इकोनॉमिक्स का भी बांटा जाता है, वो अलग होता है। तो ये इनसे क्वेश्चन आता है। और इसके अलावा ये स्टार्ट कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1901 में, ठीक है, 1901 में फर्स्ट अवार्ड दिया गया था। और फर्स्ट इंडियन थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको नोबेल अवार्ड मिला था किस फील्ड में? लिटरेचर के फील्ड में मिला था, ठीक है। कब मिला था? 1913 में। इसमें +13 ईयर्स ऐड कर लिएगा, 1913 में इनको दिया गया था।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन है? ये है ये फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी। इन तीनों को जो है बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने क्या किया था? इन तीनों ने मिलकर 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्टार्ट किया था। ठीक है, उसको इस्टेब्लिश किया था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया था। और आप लोग को याद होगा 1885 में फर्स्ट आईएनसी सेशन हुआ था, आईएनसी सेशन हुआ था बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, उसके बाद है, और ये तैयब जी तो जो थे वो 3rd नंबर के उसमें अध्यक्ष बने थे, 3rd नंबर पे। उसके बाद है नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? देखिए, सन्यासी विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था ये हुआ था बंगाल में। कब हुआ था? बंगाल में क्या हुआ था कि वहाँ पर जो फार्मर्स हैं, जो फार्मर्स थे, आर्टिस्ट थे, उन सबकी जितनी भी इकॉनमी थी, जो वो काम करते थे उस पे, जैसे लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती लेने लगे थे। कौन लेने लगा था? ब्रिटिशर्स ऑब्वियसली। तो लैंड रेवेन्यू है, ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्ती लेने लगे थे, ज़्यादा वसूलने लगे थे। उसके अलावा तीर्थ स्थल होते हैं, ठीक है, जो हम लोग के हॉली प्लेसेस होते हैं, तीर्थ स्थल होते हैं, वहाँ पर जो है वहाँ पर जाने को मना कर दिया गया था। तो वहाँ उस पर रोक लगा दी थी। वहाँ के जो फार्मर्स थे, जो जितने भी आर्टिस्ट थे, वो सब बहुत परेशान हो गए थे। और ये सब चीज़ें थी। और ये स्टार्ट कब हुआ था? ये हुआ था 1763। ये बहुत लंबा चला, 1763 से स्टार्ट हुआ था और 1800 तक चला था। ठीक है, 1763 से स्टार्ट होकर 1800 तक चला था। और क्या हुआ था? इसकी एक ख़ास बात क्या थी? इसकी क्वालिटी जो थी वो ये थी कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी, ये इसकी क्वालिटी थी। और इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी आनंद मठ में, इनकी बुक थी आनंद मठ, उसमें इन्होंने इस विद्रोह के बारे में बहुत अच्छे से लिखा है। तो वहाँ से हमें सारी डिटेल पता चलती है। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की? देखिए, 3 टायर सिस्टम जो पंचायती राज का है उसमें किस कमिटीज़ थी? अशोक मेहता, सिंघवी और राव, ये सारी कमेटी थी। बलवंत राय मेहता जो ये वाली कमेटी थी, इनकी सिफारिश पे फाइनली ये होता है। और इसका इनाग्रेशन जो होता है वो जवाहरलाल नेहरू के थ्रू होता है। कहाँ पर? ये सारे क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि ये इस टाइप से एक और क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस पेपर में। तो वहाँ पर हमने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। इसको राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर इनाग्रेशन होता है। कब होता है? 2 अक्टूबर 1959। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, ये ईयर भी पूछा जाता है, डेट, और किसने किया था ये पूछा जाता, कहाँ किया था ये भी पूछा जाता है। ठीक है, और अब ये पूछा गया है कि किस कमेटी की सिफारिश पे? तो बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिश पे ये होता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? ठीक है, वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, और इसका मतलब ये होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। जितनी, देखिए, इंटरनेशनली जो ट्रेड होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो होता है उसमें कोई भी रुकावट ना आए। तो क्या होता है कि इतनी सारी कंट्रीज़ हैं हमारे वर्ल्ड में, तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिस पे हम सारी कंट्रीज़ भरोसा कर सकें कि जितनी भी वो जो भी पॉलिसीज़ उसने बनाई हैं, जो भी चीज़ें हैं, रूल्स जितने भी बनाए हैं ट्रेड के लिए, वो सारे जो हैं वो फुलफ़िल करेगी, पूरे करेगी। तो ये हर कंट्री को उस ऑर्गेनाइजेशन पे यकीन होना चाहिए। तो इसलिए इससे ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। उसके बाद इसमें होता क्या है कि जितनी भी जैसे गुड्स सर्विसेज हैं और कैपिटल्स हैं, इनका ट्रेड होता है। ठीक है, इनका लेन देन होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी रुकावटें ना आए, तो इनको ख़त्म करना, इनको सॉर्ट आउट करना। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रेपो रेट विचारणीय होता है।
देखिए रेपो रेट जो होता है ये किसके अंदर आता है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है। अब ये रेपो रेट होता है, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, दोनों क्या होते हैं और क्या डिफरेंस होता है। देखिए रेपो रेट जो होता है, जब भी बैंक लोन लेता है किससे, आरबीआई से, ठीक है, बैंक क्या करेगा, लोन लेगा आरबीआई से, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ सिक्योरिटीज़ रखनी होंगी, ये वहाँ पर क्या करेगा, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ उसको देगा और उसके बदले में लोन लेगा। तो जिस यहाँ पर जो रेट होता है उसको कहते हैं रेपो रेट। और इससे क्या उल्टा होता है रिवर्स रेपो रेट, उसमें क्या होता है, आरबीआई जो होती है वो कमर्शियल बैंक से उधार लेती है, ठीक है, वो उधार लेती है कमर्शियल बैंक से कुछ अपनी सिक्योरिटीज़ रखकर, तो वहाँ पे जो रेट होता है उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। और इसका ये जो होता है ये मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये लिक्विडिटी को घटाने बढ़ाने के लिए होती हैं। अब ये सब जो है, ये जो टर्म्स हैं, लिक्विडिटी है, सैलरी, ये सब चीज़ें होती है, ये इकोनॉमिक्स में डिटेल में कभी पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ बस इतना समझ लिए, लिक्विडिटी को मेनटेन करने के लिए होता है। भारत में औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है, औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में कौन सी है, आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये वाली हो गई। अब देखिए ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा अगर हम बात करें तो देखिए ये कब बनी थी, 1964 में बनी थी, ठीक है, 1964 में बनी थी। इसमें क्या होता है कि जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ये तो मेन है, जितने भी डेवलपमेंट और बैंक्स हैं, जैसे एक्सिम बैंक है, नाम सुना होगा, एक्सिम बैंक है, और सिडबी है, जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं छोटे छोटे, वो सारे किसके अंदर आते हैं, आईडीबीआई के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सबसे टॉप मोस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। देखिए जो इंडियन इकॉनमी है उसमें कृषि का जो योगदान है, एग्रीकल्चर का जो योगदान है वो घट रहा है दिन पर दिन, ठीक है। इसको भी इतना ही समझिए, इसको जब डिटेल में कभी हम एग्रीकल्चर पे कोई टॉपिक लाएंगे तो उसको अच्छे समझाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर है। देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन इन्होंने दे दिए हैं कंफ्यूज करने के लिए, मैंगलोर और कोटा। देखिए दोनों ही लास्ट जगह पर हैं, किस में, लेकिन देखिए 10 लाख की अगर बात करें यानी कि मिलियंस की बात करें तो उसका राइट आंसर है कोटा। अगर यहाँ पर 1 लाख यानी कि सिर्फ लैक्स की बात करें तो यानी कि 10 लाख से कम की बात करें तो उस जो नगरों की सूची जो बनेगी उसमें लास्ट स्थान है किसका, मैंगलोर का है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है कोटा, ठीक है। आते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अधोलिखित राज्यों में से किसमें 2001 से 2011 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्ज की गई है। देखिए सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है, लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा किस स्टेट में है, तो वो है बिहार में। देखिए बिहार में जो है लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अगर हम उसकी बात करें, हायरार्की की बात करें तो इसके बाद आता है गुजरात सेकंड नंबर पे यानी कि, और फिर आता है राजस्थान और फिर आता है यूपी। तो फर्स्ट नंबर पे कौन है, बिहार है जिसका सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है। इसके बाद है हिंडाल्को स्थापित है। देखिए हिंडाल्को जो है ये कौन सी है, ये आदित्य ग्रुप बिरला, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप है ये, इसकी है कंपनी रेणुकूट, ये कहाँ पर है, रेणुकूट में है। नेक्स्ट है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ये जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है ये हुई है 1960 में फर्स्ट। और ये किसने 1960 में, आप किसका टाइम पीरियड होगा, ऑब्वियसली जवाहरलाल नेहरू का होगा, इनके थ्रू हुई थी, कहाँ पर, यूपी में, यूपी एयू शॉर्ट में कहते हैं, यूपी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। बाद में क्या हुआ कि इसका नाम चेंज होकर गोविंद वल्लभ पंत कृषि और प्रौद्योगिकी इस टाइप से है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर टेक्निकल यूनिवर्सिटी बन गई बाद में, एग्रीकल्चर टेक्निकल
यूनिवर्सिटी, गोविंद वल्लभ पंत एग्रीकल्चर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, ये बाद में इसका नाम चेंज होके रख दिया गया। तो ये फर्स्ट बनी थी कृषि विश्वविद्यालय 1960 में। क्वेश्चन है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2020 के बीच सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा। इस वर्ष इस सप्ताह की थीम थी, देखिए थीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जो है यानी कि इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक, ठीक, विजिलेंस अवेयरनेस वीक, ये 27 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच, यानी कि इसमें समझ लीजिए 31 अक्टूबर आएगी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल की जयंती आएगी, ठीक है। तो उस वाले वीक में ये सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम थी सतर्क भारत समृद्ध भारत, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, सतर्क भारत और समृद्ध भारत। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कटी बिहू उत्सव मनाया गया। देखिए ये जो बिहू उत्सव है ये तो हमें पता है कि ये असम का है, ठीक है। यहाँ पे यही पूछा गया है, कई टाइप्स के होते हैं। यहाँ पर कटी सुनकर कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बिहू जो होते हैं कई टाइप्स के होते हैं। एक होता है कटी बिहू, एक होता है बोहाग बिहू, बोहाग करके होता है, एक होता है भोगली, एक होता है भोगली। तो यहाँ पर कटी पूछा गया है, तो सब में से सबसे अच्छा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो कटी वाला है, कटी बिहू। ये कहाँ मनाया गया, असम में मनाया गया। अब है ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे कब मनाया जाता है। तो ये याद रखना बहुत आसान है, देखिए 16 अक्टूबर है, ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 16 अक्टूबर है। अब ये याद कैसे रहेगा, देखिए 16 सितंबर को कौन सा मनाया जाता है, ओजोन डे मनाया जाता है, ठीक है, ओजोन डे मनाते हैं। उसी से हम याद रख सकते हैं कि 16 अक्टूबर को, यानी कि एक महीने बाद ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे मनाया गया। उसके बाद और इसका मेन थीम थी हैंड हाइजीन फॉर ऑल, ठीक है, ये पूछी जा सकती है, हैंड हाइजीन फॉर ऑल। उसके बाद नेक्स्ट है छठा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। ये जो इंडियन इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो होते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस चल रही है अब तो सारे, क्योंकि कोविड की वजह से। तो ये कब आयोजित किया जाएगा, तो ये होगा 22 से 25 दिसंबर के बीच, 22 से 25 दिसंबर के बीच। वीकली सब मनाए जाते हैं ना, 3-4 दिन के होते हैं, तो ये सब जो है इसलिए पूछे जाते हैं। 22 से 25 दिसंबर के बीच। ये 6 नंबर का है, ये भी याद रखिएगा, 6 नंबर का है। और ये कौन सेलिब्रेट करता है, ऑब्वियसली अर्थ साइंस जो है हमारा डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री अर्थ साइंस, और जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज वाली मिनिस्ट्री है वो सब मिलकर ये सेलिब्रेट करते हैं। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 अक्टूबर 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। अब देखिए 16 अक्टूबर को ये भी मनाया गया, और अभी हमने क्या कौन सा बताया था, हैंड वॉशिंग डे, वो भी 16 अक्टूबर था। अच्छा अब देखिए हाथ धोएंगे फिर ही खाना खाते हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। विश्व फूड डे मनाया गया। इस अवसर पर किस देश द्वारा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनकी FAO की 75th वर्षगांठ के उपलक्ष्य में स्मारक सिक्का जारी किया गया। देखिए ये भारत ने किया, नरेंद्र मोदी ने ये एक स्मारक सिक्का जारी किया 75th रुपीज़ का, ठीक है, 75th रुपीज़ उस पर लिखा हुआ था। तो इस तरह का एक सिक्का जारी किया इन्होंने FAO के उस पर 75th वर्षगांठ पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा अनुशंसित 8 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग। देखिए क्या हुआ था कि जो जितने भी कोस्टल हमारे एरिया हैं, इंटरनेशनली ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देना था, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देना था, ठीक है। तो ये किसने किया, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन FEE। ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू ये सर्टिफिकेशन दिया गया। और इसकी लिस्ट में कौन कौन से इंडिया के कौन कौन से हैं, तो उसमें देखिए गुजरात शिवराजपुर है, दीव घोघला, केरल का कनारा तट, अंडमान निकोबार और राधानगर। इसमें से कौन सा नहीं सर्टिफिकेशन में आया, तो केरल का कनारा तट, ठीक है, ये सारे आए, केरल का कनारा नहीं बल्कि केरल का कप्पड़ आया, ठीक है। इनको आपको एक बार देखना पड़ेगा क्योंकि नाम थोड़े टेढ़े हैं, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा, गूगल पे जाइएगा देख लीजिएगा। देखिए शिवराजपुर गुजरात का है, दीव का घोघला है, केरल का कप्पड़ है, अंडमान निकोबार का राधानगर है। अभी थोड़ा और हम बता देते हैं, देखिए गोवा का एक है, गोवा का है मीरामार, ठीक है, गोवा का मीरामार है,
कर्नाटक का कासरकोड है, कर्नाटक का कासरकोड है, और तमिलनाडु का महाबलीपुरम है, तमिलनाडु का महाबलीपुरम। उड़ीसा का गोल्डन है, ये इजी है सबसे ज़्यादा, उड़ीसा का गोल्डन है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश बचा, आंध्र प्रदेश का एक है ऋषिकोंडा, आंध्र प्रदेश का ऋषिकोंडा। तो देखिए इनकी लिस्ट एक बार देख लीजिएगा, ये 8 हैं टोटल सी कोस्ट, इनको देख लीजिएगा। इनको क्या हुआ था कि ये एक सर्टिफिकेशन मिला है इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। इसमें है क्या, इसमें ये है कि इन सारे कोस्ट को एकदम साफ़ रखना है, मतलब वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखकर उनको लिस्ट बनाई गई कि वहाँ पर उनको साफ़ एकदम रखना है, स्वच्छ एकदम। और उसके अलावा वहाँ की जितनी भी सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है, वो सारी चीज़ें वो सारी जितनी भी सर्विसेज होती हैं, मेंटेनेंस होती है, उन सबको देखते हुए ये लिस्ट बनाई गई है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर चेक की जाएंगी, ये सब चीज़ें होंगी। इंडिया ने जारी तो किया था कि 12, इंडिया ने जो जारी किया था वो 12 कोस्ट सी कोस्ट दिए थे इंडिया ने, लेकिन इनको सबको सर्टिफिकेशन नहीं मिला, उनमें से 8 सी कोस्ट को ही सर्टिफिकेशन मिला है। तो एक ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए रीजनिंग आ रही है, नाटक अभिनेता, ठीक है, नाटक में कौन होता है, अभिनेता होता है। और संगीत गोष्ठी, ये किससे रिलेटेड है, संगीतज्ञ से रिलेटेड है। देखिए संगीत गोष्ठी को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सर्ट, ठीक है, कॉन्सर्ट कहते हैं। उसके बाद है कथन और मान्यता, आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रोग्रामर नियुक्त किया जाता है। अवधि बीतने पर स्थायीकरण के लिए आपके कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी। व्यक्ति को देखिए, आपको 1 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर प्रोग्रामर नियुक्त किया जाता है, अवधि बीतने पर स्थायीकरण के लिए आपके कार्य निष्पादन की समीक्षा की जाएगी। तो मान्यता क्या है, व्यक्ति के कार्य निष्पादन को समानता नियुक्ति प्रस्ताव के समय ज्ञात नहीं किया जाता। व्यक्ति सामान्यतया अपनी परिवीक्षा अवधि में अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने जो ऑप्शन दिए वो अस्पष्ट वाले दिए हैं, ठीक है। अब इनको एक बार फिर से देखते हैं, व्यक्ति के कार्य निष्पादन को सामान्यतया नियुक्ति प्रस्ताव के समय ज्ञात नहीं किया जाता है, ये गलत है। और व्यक्ति सामान्यतया अपनी परिवीक्षा अवधि में अपनी योग्यता सिद्ध करने का प्रयास करता है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए इसमें यहाँ पे अस्पष्ट लिखा है, यानी कि क्या है, केवल मान्यता 1 अस्पष्ट है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। याद इसको ध्यान से देखिएगा, स्पष्ट नहीं अस्पष्ट उन्होंने लिख दिया है, और हमें ये देखना है कि हमारा गलत इनमें से कौन सा है। तो फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट है ध्रुव तारा, नाइक, क्रक्स, फिनिक्स, इनमें से अच्छा ऑड वन आउट है। तो देखिए इसमें पोलरिस, क्रक्स, फिनिक्स, ये सब क्या है, ये कॉन्स्टलेशन है, ठीक है, ये सब क्या है, कॉन्स्टलेशन है, यानी कि तारा मंडल है। ये नाइक जो है ये एक मल्टीनेशनल ब्रांड है, कंपनी है जो गेम्स से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद है श्रृंखला में दी गई गलत जन्मतिथि ज्ञात कीजिए, डेट ऑफ बर्थ। अच्छा देखिए सेकंड डे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो हमेशा फेब को देखिएगा, फेब में हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। तो देखिए ये तो सही है 15, ये अप्रैल, ये ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि फरवरी या तो 28 की होती है या 29 की होती है, इसके अलावा और कोई फेब का नहीं है। तो एक ही ऑप्शन हमारा है, ये सही हो जाता है। यदि हम घड़ी के डायल पर दिन और रात का समय के घंटे दर्शाते 1 से 24 अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से सी से प्रारंभ करें तो 16 बजे। अच्छा देखिए ए हमारा 1 नंबर पे आता है, सी हमारा 3 नंबर पे आता है, ठीक है, 24 तक गया है, और ये कह रहे हैं 16 बजे कौन सा टाइम होगा। तो ए के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 16वें नंबर पे आता है हमारा पी, ठीक है, 16 नंबर पे आता है पी। और सी अब ये कह रहे हैं सी से अगर स्टार्ट किया जाए, यानी कि ए की जगह इसने क्या किया, सी को दे दिया, यानी कि +3 कर दिया। तो हम क्या करेंगे, इसमें +3 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या है, आर। सॉरी +3 कह रहे हैं, +2 कर दिया गया है, ठीक है, तो ये आर है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यदि जैस्मिन को किसी भाषा में TKCW कोड में लिखा जाता है तो लोटस को, अब देखिए यहाँ पे हमें रिलेशन देखना है। देखिए यहाँ पे +10 का रिलेशन बन रहा है, +10 का रिलेशन बन रहा है, ठीक है, J10 T20, ऐसे ही आप सारे करेंगे तो आप निकाल लेंगे 10 कब बन रहा है। इसी तरह अगर लोटस का हम देखें तो L12 S19 होता है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग +10 क्या हो जाएगा, 22, यानी कि V, स्टार्टिंग तो V से होगी, और इसमें क्या हो जाएगा, 29 तो होता नहीं है, तो हम कहाँ जाएंगे, 26 के बाद आगे जाएंगे,
इसमें तो सी हो जाएगा, लेकिन अब सी के भी दो हैं, एक ये है एक ये है, तो हमें यू देखना होगा। अब यू के अकॉर्डिंग होगा, यू के अकॉर्डिंग ई होगा, यानी कि ये वाला सही है राइट आंसर। राइट ऑप्शन इज ए। ठीक है, इसको आप करके देखिएगा, +10 करके एक एक को देखिएगा तो ये निकल आएगा। हम क्या करते हैं, शॉर्ट में फर्स्ट देखते हैं, लास्ट देखते हैं, अगर वो दो में दिख रहा है जैसे सी लास्ट सेम है, कॉमन है, तो मुझसे एक और को देख लेते हैं, ऐसे चेक कर लेते हैं। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 Feb 2021 को किसे स्कॉच समूह द्वारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड, स्कॉच ग्रुप जो है ये किससे रिलेटेड है, फाइबर से रिलेटेड है, फाइबर से रिलेटेड है, और ये अवार्ड दिया गया है आंध्र प्रदेश के सीएम को। ये आंध्र प्रदेश के कौन है, सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी, इनको दिया गया है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक और बात आप लोग से कहनी थी, देखिए अभी हम लोग का ये चैनल जो है 1000 प्लस सब्सक्राइबर हुए हैं, तो ऑब्वियसली सबको पता है कि एड्स आ रहे होंगे, अब आने लगे हैं। तो देखिए बहुत से लोग कह रहे हैं कि एसएसटी का डालें, टेलीग्राम पे भी कह रहे हैं, कमेंट में भी कह रहे हैं यूट्यूब चैनल के, तो एसएसटी का डालें। देखिए हम डालेंगे, लेकिन एक एक चीज़ करके पूरा। देखिए अभी डेट नहीं आ रही है जल्दी, डेट अभी एग्ज़ाम की नहीं आ रही है, लेकिन अगर मान लीजिए आ जाती है तो ये ना तो इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। तो इसलिए एसएसटी में भी देखिए 20 सेट्स होंगे, मतलब अप्रॉक्स ऐसे ही होंगे, 15-20 कुछ इसी तरह के सेट्स होंगे, इसमें 20 सेट हैं। तो हम चाहते हैं कि एक चीज़ पूरी कंप्लीट कर लें, पेपर 1 पूरा फिनिश कर लें, ताकि बाद में इसे पलट के देखना ना पड़े। आप लोग इसको ऐसे पढ़िए कि बाद में से पलट के देखना ना पड़े, ठीक है। इसके बाद जब ये फिनिश हो जाएगा तब हम एसएसटी पे आएंगे, वरना ये होगा कि अभी देखिए हम इसको डाल रहे हैं, फिर 2 दिन बाद हम इसे डालेंगे, फिर इसे डालेंगे, तो ये करते करते ना ये कंप्लीट होगा ना ये कंप्लीट होगा। तो अभी हमने जिसका कमिटमेंट किया था पहले उससे हम पूरा करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम जल्दी रिप्लाई नहीं करते हैं इस कमेंट पे, लेकिन हमें पता है आप लोग को बहुत ज़रूरत है एसएसटी की, हमें पता है, ये चीज़ समझ रहे हैं हम, लेकिन अब टाइम का भी इशू है और डेट का कुछ पता नहीं है, वरना उस हिसाब से टाइम टेबल शेड्यूल पूरा फॉलो कर लिया जाए। तो ये है कि कभी भी डेट आ सकती, कुछ नहीं पता अभी। ये यूपी का एग्ज़ाम है, करवा भी सकते हैं नहीं भी करवा सकते हैं, कुछ नहीं पता है अभी, ठीक है। तो ये चीज़ है, और हम आपको ये करेंगे सपोर्ट, जितना हो सकेगा करेंगे, लेकिन आपको ये सपोर्ट करना है कि आपको बिना स्किप किए ऐड देखना है, ठीक है। बिना स्किप किए ऐड देखना है, कम से कम अभी 3 to 4th मंथ, ठीक है, स्टार्टिंग के। थोड़ा ये स्टेबल चैनल हो जाएगा हमारा, तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। इसीलिए अभी हम रेगुलर वे में डाल नहीं पा रहे हैं सेट्स, क्योंकि हमें चैनल पे भी फोकस करना होता है कि चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चीज़ें ना समझ में आए इसको कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।